Myself Madhubala, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya, Muradabad. We are starting with our accountancy chapter, cash flow statement. This is module 1, in which we will be discussing the theoretical portion of cash flow statement. Cash flow statement हमारा 8 marks का chapter है, जिसमें 6 marks का एक question आता है and 2 questions are asked of 1 marks each. Students, after studying this chapter or after watching this video, you will be able to explain the meaning of cash flow. You will be able to explain the meaning of cash and cash equivalents, various objectives of preparing the cash flow statement, and you will be able to classify and categorize the various activities under operating, investing and financing activities. Students, in our earlier chapter हमने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट स्टडी किया था, पार्ट बी फर्स्ट चैप्टर में ही. But both these financial statements, they did not provided any information about the inflows or the outflows of cash. And cash is very important, you know. So in order to know the inflows and the outflows of cash flow statement is prepared. Cash is very important for the economic life of a business. एक फर्म को सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए कैश चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज को इनकर करने के लिए कैश चाहिए, सैलरीज और वेजेस पे करने के लिए चाहिए, लोन पे, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करने के लिए, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड द लिस्ट इज एंडलेस. सो जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, same is the case with cash. Cash is very important for any business enterprise. So हर एक business enterprise को चाहिए कि वो कम से कम adequate balance of cash हमेशा maintain करके रखे, और इसके लिए ज़रूरी है कि management of cash किया जाए. और management of cash कैसे किया जा सकता है? By focusing on the movement of cash, कि cash का movement कैसा है, इनफ्लो है कैश का या आउटफ्लो है कैश का, दैट इज मूवमेंट. ओके, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो कैसा है, उसके पे फोकस करा जाए. और इसी मूवमेंट को फोकस करने के लिए हम एक और टूल का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में CFS भी कहते हैं. According to Accounting Standard 3 Revised. Accounting Standard 3 Revised के accordingly कैश फंड और कैश इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन किया गया है वो एक बार हम देख लेते हैं. जब हम CFS का मीनिंग डिस्कस करेंगे तो उसमें ये दोनों ही वर्ड्स यूज किए जाएंगे. कैश के अंदर हमारा आता है कैश इन हैंड, या जितने भी हमने डिपॉजिट्स बैंक में कर रखे हैं जिसको हम बहुत इजीली विड्रॉ कर सकते हैं. ये दोनों कैश के बराबर ही माने जाते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इक्वल टू कैश हैं, दे आर नॉट कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट वो इतनी हाईली लिक्विड हैं, इतने शॉर्ट टर्म की हैं कि हम जब चाहें उनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. और उनका जो रिस्क फैक्टर है वो भी इनसिग्निफिकेंट है कि उनकी वैल्यू ज्यादा चेंज होगी. कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई तभी होती है कैश इक्विवेलेंट में जब उसकी मैच्योरिटी बहुत ही शॉर्ट पीरियड की हो. शॉर्ट पीरियड से 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. अब अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही हैं, जिनको हम कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं. लेकिन जब तक वो स्पेसिफाइड ना हो कि ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है या हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं करनी है, तब तक हम उनको कैश या कैश इक्विवेलेंट में ही इंक्लूडेड मानेंगे और उनको इसी में शो करेंगे. कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए. कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जब हम परचेज करते हैं तो उनका रिडम्पशन टाइम जो है वो विद इन 3 months ही है, रिडीम करना है. सो दोज प्रेफरेंस शेयर्स विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट. कैश फ्लो, कैश का तो मीनिंग हमने देखा, लेकिन कैश फ्लो क्या है?
Cash flow implies the movement of cash in and cash out due to some non-cash items. किसी नॉन कैश आइटम की वजह से हमारी कैश में मूवमेंट हुई है, या तो वो कैश हमारे बिजनेस में इन हुआ है या हमारे बिजनेस से आउट हुआ है. दैट मूवमेंट इज नोन एज कैश फ्लोज. हमारे चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट. दैट मीन्स द स्टेटमेंट विच शोज द कैश फ्लोज. ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो का क्या मीनिंग है. द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अ नॉन कैश आइटम इज टर्म्ड एज कैश इनफ्लो. अगर हम रिसीव कर रहे हैं कैश तो वो हमारा कैश इनफ्लो है. अगर हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कैश आउटफ्लो है. जैसे अगर हम बात करें परचेज ऑफ मशीनरी, हमने कैश में पेमेंट करी तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारा क्या हो गया, कैश आउटफ्लो. वहीं दूसरी तरफ अगर उसी मशीनरी को हमने सेल किया है तो वो हमारा कैश इनफ्लो. हमने डेटर से पैसा रिसीव किया है तो कैश इनफ्लो. अगर हमने ट्रेड पेबल्स को पैसा पेमेंट किया है तो कैश आउटफ्लो. पेमेंट टू एम्प्लॉइज कैश आउटफ्लो. रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव किया है, कैश इनफ्लो. The interest payment which is done to the debenture holders, to the banks for loan which we have taken, cash outflows. इसीलिए कैश को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, और जितना भी हमारा एक्सेस कैश होता है हम उसको कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन क्योंकि कैश को किसमें हमने इन्वेस्ट किया, कैश के जैसे ही कोई इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हमने ले ली, तो ऐसे में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक कैश से कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा नॉन कैश आइटम नहीं हुआ. नॉन कैश आइटम की वजह से कैश फ्लो नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त कंसिडर नहीं करते हैं. जब भी हम कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदते हैं कैश से तो हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम कैश फ्लो नहीं ट्रीट करते, जैसे कि दोज ट्रांजैक्शंस which are in between the items of cash and cash equivalents are not regarded as cash flow. जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो तो हमारा नेट रिजल्ट है. नेट रिजल्ट किसका, उन एक्टिविटीज का जो कि बिजनेस में करी गई हैं. अभी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उन एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में. जैसे कि अगर हम बात करें कि कैश हमने डिपॉजिट करा बैंक में तो वो कैश फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैश इन हैंड था, तो हमारा कैश इन हैंड तो कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं डिपॉजिट जो है बैंक में बढ़ गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया. तो ये दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमारा कैश का तो कहीं पर, कैश आइटम का कहीं पर भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ. ठीक है, इसके और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने कैश विड्रॉ करा बैंक से तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन हमारा कैश इन हैंड बढ़ गया, तो उसको भी हम कैश फ्लो ट्रीट नहीं करते. अगर हम बात करें मार्केटेबल सिक्योरिटीज की, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का परचेज और सेल को जो है हम कैश फ्लो नहीं ट्रीट करते. ट्रांजैक्शंस हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, जैसे कि दोज ट्रांजैक्शंस इन विच फ्लो, जिसको हम इनफ्लो या आउटफ्लो, अब आपको पता ही चल गया, या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है. तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां पे न तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो होता है, न ही कैश और कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो होता है. जैसे कि अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन, जब हमने क्लास 11th में भी डिस्कशन किया था डेप्रिसिएशन टॉपिक, उस टाइम पर भी आपको बताया गया होगा कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. दैट मीन्स जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम अपने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, और हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एसेट होती है. कहीं पर भी कैश का यूज नहीं होता. तो ऐसे में ये
और इसको हम दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है एज एन एक्सपेंस। तो ऐसे में ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस बन जाता है। ऐसे ही कुछ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जिनको हम राइट ऑफ करते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जिस टाइम पे हमने इनकी पेमेंट करी होगी, अंडरराइटर्स कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उस टाइम पे हमने करी होगी, लेकिन अब हम इनको जब बैलेंस शीट में शो कर देते हैं तो फिर हम इनको राइट ऑफ या अमोर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। तो वो अमोर्टाइजेशन के अंदर भी कहीं पर कैश का फ्लो नहीं होता है। अगर हम बात करें बोनस शेयर्स इशू करने की, तो बोनस शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो उसमें भी कहीं कैश नहीं आता। ठीक है, बिजनेस में कैश नहीं आता, तो इट इज ऑल्सो अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कई बार हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में और इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में पढ़ा था। तो उन सिचुएशन में हमने कुछ एसेट्स ले रखे हैं किसी वेंडर से, या फिर हमने जो है बिजनेस को ही परचेज कर लिया था, बिजनेस को परचेज करा था, उस टाइम पे हमने जो है शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करे थे। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं पर हमारा कैश का फ्लो नहीं होता है। डिस्कस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मीनिंग अब आपको क्लियर है। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अब आपको मीनिंग क्लियर है। ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, दैट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसी रिपोर्ट है जो किसी गिवन टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। अब उसके अंदर क्या क्या हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज, ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म जो करी जाती हैं, उनके बेसिस पे हमारी इनफ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं, आउटफ्लोज कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करी है। इससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अगर हमने कैश सेल्स करी है तो कैश इनफ्लो है, कैश रिसीव करा है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इंश्योरेंस क्लेम हमने रिसीव किया है कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, हमने कैश रिसीव करा है फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो हमने खरीद रखी थी, हमने लोन्स एंड एडवांसेस जो दे रखे थे वो हमने रिसीव करे हैं, या हमने शेयर्स इशू करे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस अगर बिजनेस में हो रही है तो कहीं ना कहीं उनसे हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ आउटफ्लोज की बात करें तो आउटफ्लोज में हमारे कैश परचेजेस हमारा आउटफ्लो है क्योंकि हम पेमेंट करेंगे, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी जाती है, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे, वेजेस का है, हमारा कैरेज का है, वो सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट आउटफ्लो कहलाएगी। कैश परचेजेस हमने करी हैं इन्वेस्टमेंट्स की, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं कैश में, हमने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है किसी को, तो वो हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। हमने लोन्स एंड एडवांसेस जो ले रखे थे उनकी रीपेमेंट करी है, हम अपने ही इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स कर रहे हैं, उनका मैच्योरिटी पीरियड आ गया था और अब हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की और डिबेंचर होल्डर्स की, तो वो कैश आउटफ्लो है। करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इट aims at highlighting the various sources, that means the receipts of cash, हमारे पास कैश कहाँ से आ रहा है, कैश और कैश इक्विवेलेंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, अंडर द वेरियस कैटेगरीज जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। साथ में एप्लीकेशंस, कहाँ हमने पेमेंट्स करी हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की, वो चीजें हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ CFS। और साथ में नेट इफेक्ट क्या है इन दोनों का, हमने कितना हमारे रिसिप्ट से कितने हमने पेमेंट्स करी और उसका नेट इफेक्ट क्या रहा है, प्लस और नेगेटिव, कि हमारे पास कैश प्लस में है या नहीं है, तो वो हम नेट इफेक्ट जो है CFS की हेल्प से देख सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स, CFS जो है हमें प्लान करने में हेल्प करता है कि जब हमें लोन की रीपेमेंट करनी है या हमें अपना फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना है तो उस टाइम पे हमारी कैश पोजीशन क्या है,
वो हम अगर हमें पता होगी तो हम बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं इन सारी चीजों को। साथ में जो कैश है वो हमारा सभी फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए सेंटर होता है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम जो है अपने फ्यूचर इन्वेस्टिंग को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर बिजनेस कंसिडर करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है एसरटेन करने में लिक्विड पोजीशन ऑफ द फर्म इन अ बेटर मैनर, कि बिजनेस जो है अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने में कितना कैपेबल है। अगर वो लिक्विडिटी पोजीशन अगर उसकी अच्छी है तो ऑब्वियसली रेपुटेशन अच्छी होती है मार्केट में कि यस दे आर एबल टू पे ऑल देयर लायबिलिटीज। बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मेनली जब भी लोन वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करते हैं। साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैश में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमें पता रहता है हमारे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, और उसके ऊपर हम फिर उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं ताकि वो प्लान कर सके अपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स को भी, कि किस टाइम पे कितने डिविडेंड्स के लिए उनके पास कैश अवेलेबल है, होगा कि नहीं होगा। साथ में सीएफएस जो है वो जितना भी हमारा कैश जनरेट हुआ है या कैश यूज हुआ है एक्टिविटीज में वो हमें बताता है, और इट हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ द कैश पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसकी वजह से हम जो है बिजनेस की कैश पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी 3 कैटेगरीज में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करना देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, that means the main revenue generating activities, principal revenue producing activities of the enterprise, which are not investing or financing activities. जैसे अगर हम बात करें, 2 टाइप की हमारी कंपनीज हैं, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल। थोड़ा सा जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी का थोड़ा देखना पड़ता है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी नहीं है। तो ये हमारी मेनली प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हर बिजनेस का मेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो उसके अंदर अगर हम कैश इनफ्लो की अगर हम बात करें तो वहां पे कैश सेल ऑफ गुड्स जो है वो हमारा कैश इनफ्लो बन जाएगा। जो भी हम सर्विसेज रीएंडर कर रहे हैं उसके लिए हमने कोई भी रिसिप्ट्स ली हैं वो हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल से हम जो पैसा ले रहे हैं वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर ही आता है, क्यों साथ में जितने जो भी रॉयल्टी, फी, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे हमारे कैश इनफ्लोज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इनकम टैक्स का रिफंड भी हमारा जो है कैश इनफ्लो है। कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो कैश आउटफ्लो में हमारा कैश परचेज ऑफ गुड्स हैं, कैश पेमेंट्स फॉर सर्विसेज फ्रॉम सप्लायर्स हैं, पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स, हमने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी हैं, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करे हैं, वेजेस पे करी हैं, इनकम टैक्स पे करा है। और अगर फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो कैश इनफ्लो में जितना भी हमारा कंपनीज, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम ही क्या होता है, फाइनेंस अवेलेबल करवाना। तो फाइनेंस अवेलेबल करवा के उनके ऊपर इंटरेस्ट लेना, उन पे डिविडेंड्स लेना, ये तो उनकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो फाइनेंशियल कंपनी में इंटरेस्ट और डिविडेंड्स जो कि रिसिप्ट्स हमारी कैश इनफ्लो हो जाएगी, वहीं इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो है वो पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। साथ में जो भी हमारी सेल ऑफ सिक्योरिटीज अगर फाइनेंशियल कंपनी कर रही है तो वो हमारा कैश इनफ्लो है, और वहीं उन सिक्योरिटीज को अगर परचेज कर रही है कोई फाइनेंसिंग कंपनी तो वो हमारा कैश आउटफ्लो में आ जाएगा। साथ में स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो
वो एक्टिविटीज हैं विच आर रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड द डिस्पोजल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक्वायर करना या उनको सेल ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करना, वो सारी एक्टिविटीज हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहलाती हैं। तो these are those investments which are not included in cash equivalent, उन investments को ही हम investing में लेते हैं, अदरवाइज वो cash equivalent में होगा। जैसे अभी हमने बात करी थी current investments की, कि करंट इन्वेस्टमेंट्स जब तक स्पेसिफाई ना करा गया हो हम उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही ट्रीट करते हैं और कैश इक्विवेलेंट में ऐड करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे जो कैश इनफ्लोज हैं वो जैसे कि अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है तो कैश इनफ्लो होगा, हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो कैश इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट हमने रिसीव करा है, डिविडेंड हमने रिसीव किया है, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, हम डिविडेंड रिसीव करेंगे। अगर मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है और उससे हमें कोई रेंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम्स हो रही हैं, तो इनसे जो भी फ्लो हो रहा है वो हमारा इनफ्लो हो गया। दूसरा हमारा कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो कैश आउटफ्लो में जो भी हम परचेज फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं या हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी हैं अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, साथ में कई बार इनकम टैक्स अगर ये लिखा हो कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट ली है और उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ा है या इन्वेस्टमेंट्स हमने सेल करी तो उस पे हमें जो है इंटरेस्ट, उस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ गया, तो ऐसे में वो जो टैक्स है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही हम उनको इंक्लूड करेंगे। जो थर्ड टाइप की एक्टिविटीज है वो है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिससे हमारे ओनर्स कैपिटल में या फिर हमारे बोरोविंग्स जो भी एंटरप्राइज ने कर रखी हैं उनके साइज में या उनके कंपोजिशन में कुछ चेंज हो रहा है। जैसे अगर हमने शेयर्स की अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर हमारे शेयर्स जो हैं वो 3 लाख के थे, अब हमारा जो शेयर्स हैं वो 5 लाख के हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 लाख का इंक्रीज हुआ है ये हमारा फाइनेंसिंग की वजह से हुआ है कि हमने और शेयर्स को इशू करा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेनली हमारी ओनर्स कैपिटल और बोरोविंग्स के साइज और कंपोजिशन के चेंज को के बारे में बताती हैं। तो कंपनी के अंदर क्या क्या हमारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड इनफ्लोज कौन कौन से होंगे, उसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर हमने इशू करा है, या हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अगर हमने ली हैं जैसे कि लोन लिया है हमने बैंक से, या हमारा जो है बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स हमारे पास कैश बैंक से हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ करा है, इसका मतलब वो हमारा कैश इनफ्लो है। कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने लोन्स की जो पेमेंट करी हैं या फिर हमने जो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की टाइम पे जो पेमेंट करी है, हमने अपने ही बाय बैक ऑफ शेयर्स जो करा है उस टाइम पे जो पेमेंट करी है, डिविडेंड्स की जो पेमेंट करी है, इंटरेस्ट जो हमने पेमेंट करी है लोन्स पे और डिबेंचर्स पे, या कुछ टैक्सेस अगर हमने पे करा है और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो टैक्स, तो वो आ जाएगा हमारा आउटफ्लो में। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो भी हमारा कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही हमें शो करना है। तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।